हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और हाँ, पढ़ाई भी करते रहिए। प्यारे बच्चों, आपके लिए हमने अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर इनकम टैक्स की पूरी एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम फर्स्ट लेसन तो कह लीजिए है वो फर्स्ट लेसन, लेकिन आप अगर एक लेसन देखने जाते हो तो हम एक लेसन पढ़ा रहे हैं अभी। लेकिन अगर आप रूल देखने जाइए तो हमने पिछले 15 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जिसमें तकरीबन इनकम टैक्स के पूरे नियमों का एक समरी आपको मिल चुका है उन 15 वीडियो में, जो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हमारी इस डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और आपको वो वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक, लेकिन प्यारे बच्चों, हमने इनकम टैक्स पढ़ाते समय आपके लिए जब शुरुआत की आयकर होता क्या है, तो वहाँ ये बताया गया कि आयकर आय पर लगने वाला कर है। मतलब एक ऐसा कर जो आय पर लगता है। जैसे जनरली आप कहते हो बिजली इस्तेमाल करते हो, तो बिजली इस्तेमाल करने के बदले में आप उसका शुल्क दीजिए तो विद्युत शुल्क हुआ। टेलीफोन इस्तेमाल किया तो टेलीफोन इस्तेमाल करने के बदले में शुल्क दिया तो वो टेलीफोन शुल्क हुआ। ठीक वैसा हमारे पास कमाई होगी। जब हमारे पास कमाई होगी, उस कमाई पर हमें कर देना पड़ेगा और वही आयकर कहलाएगा। तो हमने आयकर जाना, उस समय मैंने आपसे ये कहा था कि आयकर आय पर लगने वाला कर है। पहले हमें आय जानना होगा और वहाँ आप उस परिभाषा को समझ सकें, उतना समझाने के लिए मैंने आय के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया था। क्या बताया था? आय बाहर से प्राप्त होनी चाहिए, आय निश्चित साधनों से प्राप्त होनी चाहिए और बचत आय नहीं होती है। तो वो जो बातें हमने आपको बताई थी ना, आज उसका हमें डिटेल जानना है। ठीक बच्चों, मतलब हम आज की ये क्लास इनकम स्पेशल क्लास कहेंगे। और प्यारे बच्चों, इससे 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाले बनते हैं। सबसे ज़्यादा बार पेपर में थ्योरी में आए हुए इसके क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, आयकर आय पर लगता है, या यूँ कह लीजिए आयकर आय पर लगने वाला कर है, प्राप्तियों पर नहीं। एक क्वेश्चन ये बनता है और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि आय की परिभाषा क्या है और आय के लक्षण क्या हैं। यही 2 क्वेश्चन आय से संबंधित एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और आज इन दोनों क्वेश्चन के मद्देनज़र हमारी ये पूरी क्लास होगी। अगर आज दुनिया में हर एक व्यक्ति आय जानता भी है, पहचानता भी है, आपको भी पता है आय क्या है, लेकिन क्या आप उसकी परिभाषा दे सकते हो? शायद नहीं। मैं कह रहा हूँ, मैं पिछले 14 वर्षों से इनकम टैक्स पढ़ाता हूँ, मैं आय की परिभाषा नहीं दे पाता। तो सच्चाई ये है, ये शब्द जितना छोटा है उससे ज़्यादा कहीं अर्थों में इसके मायने निकलते चले जाएंगे। मतलब हर एक व्यक्ति आय को जानता पहचानता है, लेकिन वो आय को परिभाषित नहीं कर सकता। प्यारे बच्चों, हम आज आय की परिभाषा बताएंगे। उसके लिए आपको ये करना है, आप हमारे इस YouTube चैनल पर जुड़िए। अगर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए और पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक, पूरा वीडियो, ताकि आपको कहीं ऐसा ना हो कि हाँ, आय के बारे में कुछ बाकी रह जाए। ठीक, तो चलिए बच्चों, हम आते हैं इस परिभाषा पे। आयकर की परिभाषा में ये कहा गया, आयकर आय पर लगने वाला कर। तो सबसे पहले हमें आय जानना है, इनकम, आय। लेकिन आय की कोई स्पष्ट परिभाषा इनकम टैक्स में नहीं दी गई है। ये सच्चाई है। आय ही नहीं, मैंने आपसे पहले दिन ही बता दिया है बच्चों, इनकम टैक्स सब्जेक्ट में किसी चीज़ की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन हमें परिभाषा पढ़नी है। मतलब ये कि हमें इसकी परिभाषा को पकड़ना होगा, जानना होगा। जब तक हम आय को नहीं जान पाएंगे, तब तक हम आयकर को नहीं पहचान पाएंगे। ठीक, तो हमें सबसे पहले आय जानना हुआ। आय, अगर आय पढ़ना है तो आय को 2 टुकड़ों में आप तोड़ दीजिए
आसानी से पढ़ लेंगे। क्या क्या? एक तो होता है आय के रूप, आय के रूप, और एक होगा आय के लक्षण, आय के लक्षण। प्यारे बच्चों, सच्चाई ये है कि जब कोई भी व्यक्ति बात करता है, जैसे कहता है सैलरी आय होती है, मैं कहता हूँ होती है। ध्यान देना बच्चों, सैलरी इनकम टैक्स का एक ऐसा लेसन है जिसे पढ़ने में 3 महीने लगता है। ठीक, आप इनकम टैक्स की सच्चाई ये है तो बुक इतनी ही मोटी, लेकिन अगर वो अच्छे ढंग से पढ़ी जाए, हर एक शब्द आपको पढ़ने होंगे, तो आप उस दिशा में रहकर अगर पढ़ाई करते हो तो 2 वर्ष लग जाएंगे। ठीक, लेकिन सुनिए, आय कहते किसे हैं? तो अगर आप आय की बात करते हो तो हर एक व्यक्ति आय के रूप की बात करता है, लेकिन पढ़ना उसे आय का लक्षण होना है। ध्यान देना, आप जितनी भी बातें जानते हो आय के बारे में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप आय के रूप जानते हो, आय के लक्षण नहीं जानते। जैसे मैंने ये कहा, और बिना आय के लक्षण जाने आप आय को बता ही नहीं सकते। ठीक, आप एक बार तो आय के रूप भूल जाओ चलेगा, लेकिन आप आय के लक्षण नहीं भूलिए। तो जब कभी आपसे ये कहा जाए आय, तो आय कितने टुकड़ों में आप तोड़िएगा? 2, आय के रूप और आय के लक्षण। आय के रूप क्या है? मैंने कहा कोई भी व्यक्ति बात करेगा तो आय के रूप की ही बात करता है। जैसे वेतन, क्या किसी व्यक्ति को अगर वो नौकरी करता है, रेगुलर बेस पर हर महीने उसको पैसे मिलते हैं, तो वो उसके लिए आय है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर वो उसके लिए आय है तो आपने उसका रूप बताया ना, लक्षण कहाँ बताया? आप तो एक प्रकार से आय के प्रकार बताने निकल आए। और सच्चाई मानो बच्चों, आय के रूप तो अनगिनत हैं। सोचिए, आपने वेतन की बात की, वेतन आय है, मान लिया। मैं यहाँ तक कहता हूँ, अगर आपका मालिक, ध्यान देना, आप सैलरी की बात हो रही है थोड़ी सी, अगर आपका मालिक अपने आप या अपनी ओर से आपको कुछ भी देता है, ध्यान देना, अगर आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हो, चूँकि ये सैलरी पार्ट की बातें हैं, अगर आप किसी जगह नौकरी कर रहे हो और आप और आपके मालिक के बीच में नौकर और कर्मचारी, मालिक और कर्मचारी का संबंध बनता है, रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई क्रिएट होता है। मान लीजिए आप किसी के यहाँ नौकरी करने गए, तो जिस जगह आप नौकरी करते हो वो आपका मालिक जिसने आपको काम दिया, और आप उसके कर्मचारी, आप दोनों के बीच में मालिक और कर्मचारी का संबंध बना। अगर आप दोनों के बीच में मालिक और कर्मचारी का संबंध बना, तो मालिक के द्वारा जो कुछ भी आपको मिलेगा वो आपके लिए वेतन होगा। ध्यान देना, वेतन होगा। और आपने कहा वेतन आय होती है। आजकल हम जनरल लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी ने काम किया तो हम कहते हैं भैया कितना मिलता है, तो कहता 10,000 रुपये सैलरी है, रहना खाना फ्री। क्यों फ्री भाई? मालिक ने उसके लिए खर्चे नहीं किए क्या? बिल्कुल किया, वो भी आपके लिए आए हैं। मतलब अगर मालिक आपको कोई सुविधा देता है, जिसे इनकम टैक्स में परक्विजिट्स बोला जाता है, अनुलाभ, वो भी आपके लिए आय होती है। तो आय के रूप में तो वो भी मिल गए। अगर मालिक आपको किसी काम को करने के लिए कुछ नकद पैसे देता है, तो आपके लिए भत्ता हो गया, अलाउंस, वो भी इनकम है। तो आप तो सैलरी को इनकम कह रहे थे, मैं कह रहा हूँ सैलरी इनकम है, अलाउंस इनकम है, परक्विजिट्स इनकम है। ऐसे ही बात कर लीजिए, किसी व्यक्ति ने अपना मकान किराए पे उठा दिया, तो उसको मिलने वाला किराया उसके लिए आय है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर उसके यहाँ कोई रहने के लिए आ गया, गेस्ट आया, और वो जाते समय उनको कुछ पैसे दे गया, वो तो पेइंग गेस्ट हो गया। एक ऐसा अतिथि जो भुगतान करता है। तो अगर कोई पेइंग गेस्ट हो गया तो क्या हमारे लिए इनकम नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो आय तो हो गई। अरे इसको छोड़ो भाई, आप इसको तो चलो, यहाँ कहाँ उलझ गए। आप ये सोचो कि आपके घर कोई रिलेटिव आता है, वो जाते समय आपको 10-20 रुपये अगर विदाई दिया, कम है क्या? 100 ले लो, 100-200 विदाई देता है, तो क्या वो आपके लिए इनकम नहीं हुई? वो भी इनकम है। मतलब ये मैंने अभी कहा था ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप आय के रूप जानते हो, आय के लक्षण नहीं जानते। और अगर जानते भी हो तो आप बता नहीं सकते, वो मैं बताऊँगा आपको। ठीक, और ज़रूर बताऊंगा, आज की इस क्लास में समझाऊंगा। अगर आपसे कोई आय पूछे तो अब आप आय के रूप मत गिनाना बच्चों, आप आय के लक्षण गिनाना। ठीक, लेकिन मैं कुछ रूप भी बता दे रहा हूँ।
बेसिकली इनकम टैक्स में 5 बातें कही गई हैं कि कोई भी व्यक्ति पढ़ता है, आप जैसे पढ़ते हो, तो आप सबकी इच्छा है नौकरी पाना, ये सच्चाई है, वो टॉप लेवल की थॉट्स आते हैं, आपकी ये सोच है कि आप नौकरी करोगे, तो उस जगह उस संबंध के बन जाने के बाद आपको जो इनकम होगी वो आपके लिए वेतन होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास मकान होंगे, उन्होंने उनको बनवा रखा है, किराए पे उठाते होंगे, उससे उनको इनकम होगी, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हुई। कुछ लोग बिजनेस में आ जाते हैं, व्यापार करते हैं, और कुछ लोग हम जैसे बेरोजगार पढ़ाने आ जाते हैं, तो वो उनके लिए पैसा हो जाता है। अब ऐसे ही कोई भी अध्यापक अगर किसी विद्यालय में जाके पढ़ाता है, सोचना बच्चों, कोई अध्यापक अगर किसी विद्यालय में जाके पढ़ाता है तो उसके लिए वेतन है, और अगर वो खुद की कोचिंग पढ़ाता है तो वो उसके लिए पैसा है, प्रोफेशन है। ठीक, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, लेकिन है तो दोनों से होने वाली आय। अगर हम अपनी कोई संपत्ति बेच देते हैं तो वो पूंजी लाभ है। अगर हमने कहीं शेयर वगैरह खरीद लिया, उस पे हमें पैसे मिलते हैं, डिविडेंड मिलता है, वो भी इनकम है। प्रॉफिट अगर कहीं से हमें कुछ मिल रहा है तो वो भी इनकम है। तो इनकम के तो अनगिनत रूप हैं। एक ऐसा रूप है जो बुक में आप पढ़िएगा तो आपको अजीब लगेगा, वो हम बताते हैं। उसे कहते हैं कीमैन बीमा पॉलिसी। ठीक, क्या कहा जाएगा? कीमैन बीमा पॉलिसी, इसे क्या कहते हैं? और ये एक्सप्लेन नहीं है बच्चों बुक में, हम करते हैं। तो कीमैन बीमा पॉलिसी, ये दावा है आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर पाइएगा। ठीक, तो कीमैन बीमा पॉलिसी कहेंगे किसे? ध्यान देना बच्चों, भाई मैं आपके कमेंट्स देख के कमेंट्स बॉक्स में आपको उसके जवाब मिलते रहेंगे। तो कीमैन बीमा पॉलिसी कहेंगे किसे? जब कभी कोई व्यक्ति, क्या मैं अगर आपका जीवन बीमा कराना चाहूँ तो करा सकता हूँ क्या? नहीं करा सकता। मैं अपने खुद के जीवन का बीमा करा सकता हूँ, आपके जीवन का बीमा नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि आपका, उसमें आपका व्यक्तिगत हित है, मेरा नहीं। ठीक, मैं उसी वस्तु का बीमा करा सकता हूँ जिसमें मेरा बीमा योग्य हित होगा। आपके सिलेबस की बात है, बीमा पूरा आपको पढ़ना है, तो बीमा योग्य हित होगा, उसी का मैं बीमा करा सकता हूँ। तो मैं किसी दूसरे का बीमा नहीं करा सकता। लेकिन अगर मेरे अंडर कोई काम कर रहा है, मेरा कोई कह लीजिए एम्प्लॉय है जो मेरे नीचे काम कर रहा है, तो मैं अपने अधीनस्थ का बीमा करा सकता हूँ। जब मैं अपने अधीनस्थ का बीमा कराता हूँ तो उसके पैसे मेरे द्वारा चुकाए जाएंगे। अगर उसको कुछ हो जाता है तो उस बीमे से पैसा दिया जाएगा, और अगर उसको कुछ नहीं होता है तो मैच्योरिटी के बाद वो पैसे मुझे मिलेंगे। तो वो मेरे लिए कीमैन बीमा पॉलिसी कहलाएगी। मतलब जब हम अपने नीचे काम करने वाले अपने किसी अधीनस्थ का बीमा कराते हैं और उस बीमे से हमें जो पैसे मिलते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं? कीमैन बीमा पॉलिसी से होने वाली आय कहलाती है। ठीक बच्चों, तो आपने अब तक आय के रूप जाने। आय के रूप में क्या हुआ? लाभ, लाभांश, मकान के किराए से, वेतन से, अनुलाभ, भत्ता, ये सब आय के रूप हैं। ठीक, मकान बेच देना, कोई संपत्ति बेच देना, सब आय के रूप हैं। लॉटरी लग जाए, चलो रास्ते से चले जा रहे हैं, पड़ा हुआ धन मिल जाए, आकस्मिका हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, कैजुअल इनकम, वो भी इनकम है। मतलब ये सारे आय के रूप होते हैं। तो मैंने पहले ही कहा बच्चों, हमें आय के रूप नहीं पढ़ना, हमें आय के लक्षण पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम। जब तक हम आय के लक्षण नहीं जानेंगे, हम आय नहीं बता सकते। ठीक, हमें जानना होगा आय के लक्षण क्या हैं। ऐसे तो आप बताते चलिएगा, हम कहते चलेंगे ये आय है, ये आय है, ये आय है। तो आय के लक्षण बताइए। पहला लक्षण, सबसे पहला, आय निश्चित साधन से प्राप्त होनी चाहिए। कोई भी, अब देखिएगा मैं यहाँ लिख दे रहा, इंडिकेशन के तौर पर निश्चित साधन। आय किससे मिलनी चाहिए? निश्चित साधनों से प्राप्त होनी चाहिए। अब ये निश्चित साधन कौन से हैं? ध्यान देना प्यारे बच्चों, हर एक व्यक्ति का नज़रिया अलग अलग होता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कहाँ से पैसे कमाएगा या कोई भी व्यक्ति कहाँ से पैसे कमा सकता है, उसके आधार पे इनकम टैक्स में 5 हेड बना दिए गए।
और उन्हें ही आय के 5 स्रोत कहते हैं और यही पूरे इनकम टैक्स की आत्मा है। अगर आपने ये 5 हेड ना पढ़े तो इनकम टैक्स का आई भी नहीं आने वाला आपको। ठीक, यही 5 हेड आपके लिए न्यूमेरिकल चैप्टर बनेंगे। कौन कौन से? वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यवसाय अथवा पेशा। कुछ लोग व्यवसाय करते हैं और कुछ लोग पेशा। दोनों एक कैटेगरी में रखा गया है। क्यों? क्योंकि दोनों के रूल एंड रेगुलेशन एक है। व्यवसाय अथवा पेशे से आए, पूंजी लाभ और अन्य साधनों से आए। कैसे? जानिए। अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख के आता है तो पहली सोच होती है नौकरी करेगा। मन में एक प्रश्न बना होगा आपके, सरकारी या प्राइवेट। ठीक, मैं ये कहता हूँ आप सरकारी नौकरी करिए या प्राइवेट नौकरी करिए, इनकम टैक्स दोनों में अंतर करता ही नहीं है। इनकम टैक्स ये कहता है आप किसी दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, वो आपका मालिक और आप उसके कर्मचारी, दोनों के बीच में मालिक और कर्मचारी का संबंध है, बस बहुत है। उससे होने वाली आय वेतन कहलाएगी और वेतन आपकी आय का पहला शीर्षक हुआ। ठीक, आगे बढ़ गए। अगर मान लीजिए आपने नौकरी से पैसा कमाया, चाहे सरकारी करके कमाया चाहे प्राइवेट करके कमाया है, तो वेतन। वेतन के बाद मकान से आए। हमारे पास कोई पैतृक प्रॉपर्टी होगी, हम उस पर मान के चलिए मकान वगैरह बना दिए, उससे हमें किराया मिल रहा है, वो हमारे लिए मकान संपत्ति से आय हो गई। हो सकता है हम अपनी खुद की कोई दुकान आदि कर लें, तो मेरे लिए व्यापार या व्यवसाय हो सकता है। कुछ लोग अपने ज्ञान आदि का, जैसे वकील, डॉक्टर, सीए और हम जैसे बेरोजगार अध्यापक, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने ज्ञान का प्रयोग करके लाभ कमाना शुरू करते हैं, वो उनके लिए पेशा होता है। ठीक, तो पेशे अथवा व्यवसाय से भी आय होती है। कुछ लोगों के पास संपत्तियां होती हैं, उन संपत्तियों को बेच दिया, उससे आय हुई, तो पूंजी लाभ हुआ। और जो इन चारों में नहीं गया, मतलब ना तो वेतन है, ना मकान है, ना व्यवसाय है, ना पूंजी लाभ, तो कहाँ जाएगा? अन्य साधनों से आए, जैसे लॉटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल, जुए, या कहीं शेयर वगैरह खरीदा उससे लाभांश मिल रहा है, ये सब अन्य साधनों से आय होती है। तो क्लियर कट हम ये कह सकते हैं इनकम टैक्स कितने शीर्षक बताता है? 5। किसी भी व्यक्ति को आय होगी तो सबसे पहली चीज़ कही गई है आय निश्चित साधनों से प्राप्त होनी चाहिए। और ये निश्चित साधन कितने कहे गए हैं? 5 साधन कहे गए हैं। आय निश्चित साधनों से प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा, आय बाहर से प्राप्त होनी चाहिए। 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 प्यारे बच्चों, आपके बैंक अकाउंट से पैसे आप निकालते हो तो आपके लिए इनकम है क्या? नहीं है। चलो अभी पॉकेट में जितने रुपए निकाल के हाथ पे रख लो, इनकम हुई क्या? नहीं हुई। और मैं अपनी जेब से पैसे दे दूँ आपको तो अरे कभी नहीं दूंगा यार, कॉमर्स का टीचर हो, क्यों दूँ? लेकिन मान लो कि अगर मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए तो तुम्हारे लिए आय हुई क्या? बिल्कुल हुई। मतलब ये कि कभी भी आय आपके लिए होगी, लेकिन तब जब उस आय की प्राप्ति का जरिया कोई दूसरा हो। अगर आपको आपके खुद के पैसे मिले तो वो आपके लिए आय नहीं होंगे। मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के जरिए अगर आपको पैसे मिलते हैं तो वो आपके लिए आय होती है। अगर किसी को उधार दिया था और वो फिर आके आपको मिल रहा है तो वो आपके लिए आय नहीं है। कंफर्म? तो सीधा क्लियर कट ये बना, आय बाहर से प्राप्त होनी चाहिए। ठीक। तीसरा, बाहर से प्राप्त होने का मतलब समझ गए ना, कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको दे तब तो आपके लिए आय होगी, लेकिन आपका ही पैसा आपको मिल रहा है तो वो आपके लिए आय नहीं होगी। तीसरा, बचत आय नहीं होती है। बचत आय नहीं होती। इन तीन को मैं थोड़ा सा बता भी चुका हूँ। बचत आय नहीं होती है। कैसे? जनरली हम एनवायरनमेंट में एक फॉर्मूला भी पढ़े हैं, सेविंग बराबर होता है, शेविंग बराबर इनकम माइनस एक्सपेंसेस। मतलब पहले हमारी सेविंग होगी कि पहले हमारी इनकम होगी। पहले हम कमाएंगे, फिर हम खर्चे करेंगे
और खर्चे करने के बाद यदि कुछ बचेंगे तो वो इनकम होगी, वो सेविंग होगी ना। पहले हम कमाएंगे, कमाने के बाद खर्चे करेंगे, खर्चे करने के बाद जो बचेगा वो सेविंग होगी। जब कमाया ही नहीं, खर्च ही नहीं किया तो सेविंग कहाँ से? तो मुद्दा यह है कि अगर कोई सेविंग हो गई तो क्या उसे ले जाकर फिर इनकम में जोड़ देंगे? कभी नहीं। जैसे मान लीजिए एक शिवा नाम का व्यक्ति है। हाँ जी, हो, आप ही हो। अगर शिवा नाम का एक व्यक्ति है, उसके पिताजी ने 100 रुपये दिए, कहा शिवा जाओ सब्जी लेके आओ। अब शिवा 80 रुपये की सब्जी लेके आए, 20 रुपये बच गए। 20 रुपये बचा के अच्छा लड़का है वापस कर देगा, ठीक। शिवा ने 20 रुपये अपने पापा को वापस कर दिए। अगर वो 20 रुपये वापस कर दिए तो क्या वो शिवा के पिता के लिए इनकम हुई? नहीं हुई। इनकम तो वो 100 रुपये थी ना जो उन्होंने कमाया था, उसमें से 80 खर्च हुआ, 20 बच गए। बचत आय का हिस्सा होती है, आय नहीं होती। कंफर्म? याद रख लीजिएगा, कभी भी सेविंग इज नॉट इनकम, सेविंग इज द पार्ट ऑफ इनकम। क्लियर? तो 3 लक्षण आप जान चुके। कौन कौन से? पहला तो आय निश्चित साधन से प्राप्त होनी चाहिए। निश्चित साधन कितने कहे गए हैं? 5। वेतन, मकान, व्यवसाय पैसा होता है, पूंजी और अन्य। फिर उसके बाद आय बाहर से प्राप्त होनी चाहिए और बचत आय नहीं होती है। अब कुछ ऐसे लक्षण, ये 3 तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कुछ ऐसे लक्षण जो रेयर यूज होते हैं लेकिन हैं, जैसे मौद्रिक एवं अमौद्रिक आय। बहुत सी ऐसी आय भी होंगी जो मौद्रिक होती हैं और बहुत सी ऐसी आय होंगी जो अमौद्रिक होती हैं। मौद्रिक एवं अमौद्रिक आय हो सकती है। मतलब आप ये जानिए कि आय मौद्रिक भी हो सकती है और आय अमौद्रिक भी हो सकती है। मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। कैसे? आप किसी के यहाँ नौकरी करने गए, ध्यान देना बच्चों, आप किसी के यहाँ नौकरी करने गए और नौकरी करने के बाद वो आपको प्रतिफल स्वरूप पैसे देता है, तो आपके लिए आय कौन सी हुई? मौद्रिक हुई, मॉनेटरी हुई। और अगर आप किसी के यहाँ नौकरी करते हो और नौकरी करने के बदले में आपको कोई वस्तु वगैरह देता है, खाने पीने का सामान देता है, कुछ भी, तो वो आपके लिए क्या होती है? अमौद्रिक होती है। मतलब वेतन में जो भी मैंने बताया था, मालिक 10,000 रुपया देगा प्लस रहना खाना फ्री, तो रहना खाना क्या था? अमौद्रिक था, अनुलाभ था, सेवा थी, ठीक। तो मैंने ये कहा कि आय मौद्रिक और अमौद्रिक दोनों हो सकती है। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। आय निश्चित और अनिश्चित दोनों हो सकती है। अब कैसे निश्चित और कैसे अनिश्चित? तो निश्चित एवं अनिश्चित दोनों हो सकती हैं। ध्यान देते चलना बच्चों, एक एक टॉपिक। निश्चित और अनिश्चित दोनों होती हैं। कैसे? अगर किसी व्यक्ति को, भाई देखिएगा थोड़ा हमने बहुत अच्छा नहीं लिखा है, चूँकि हमारा फोकस मौखिक संप्रेषण पर है, लिखित संप्रेषण पर नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नहीं तो सुंदर सुंदर लिखेंगे। आगे आते हैं, चलिए अब सुंदर ही लिखने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित एवं अनिश्चित आय। निश्चित आय किसे कहते हैं? जब आय के मिलने का एक समय निर्धारित हो और उसी समय पर आपको आय मिले तो वो निश्चित आय होती है। जैसे यहाँ जिनके आप पढ़ते हो, आपके पापा जिनके गवर्नमेंट जॉब करते होंगे, एक निश्चित समय पर उनको वेतन मिलता होगा, उस डेट पर उनके खाते में उतने रुपए आ गए, आते हैं ना। कुछ लोगों को प्राइवेट जॉब में भी एक निश्चित समय पर पैसे मिलते हैं ना। लेकिन जिन्होंने व्यापार किया है, दुकान चलाई है, तो सामान बिकेगा तो पैसे मिलेंगे, नहीं बिका तो पैसा नहीं मिला। कुछ कुछ दुकानें तो ऐसी होंगी कि महीनों बीत जाते हैं, पैसे नहीं मिलते, और कुछ दुकानें ऐसी हैं जहाँ फुर्सत ही नहीं मिलती। तो निश्चित एवं अनिश्चित दोनों आय होती हैं। मान लीजिए आपको पड़ा हुआ धन लॉटरी मिलना कभी निश्चित है क्या? जुआ खेलेंगे जीतेंगे, निश्चित है क्या? तो ये सब अनिश्चित है। तो आय निश्चित और अनिश्चित दोनों होती हैं। कंफर्म? इतना आपने जान लिया। कुछ और लक्षण पर हम आते हैं। चलिए पहले इतना हम भाई साफ कर लेते हैं, फिर अन्य लक्षणों के बारे में सोचते हैं। निश्चित एवं अनिश्चित आय के बाद
कोई भी आय के परिवर्तन और आय के प्रयोग में अंतर, भाई नंबरिंग हम भूल गए, शायद 5 हम बता चुके हैं, छठवां देख लीजिएगा। आय के परिवर्तन और प्रयोग में अंतर, आय के परिवर्तन और प्रयोग में अंतर, परिवर्तन और प्रयोग में अंतर। अब ये आय का परिवर्तन क्या है और आय का प्रयोग क्या है, हम आपको बताते हैं, जानिएगा कैसे। ध्यान देना बच्चों, आय का परिवर्तन किसे कहेंगे और आय का प्रयोग किसे कहेंगे। सोचिए, मान लीजिए आपको 32,000 रुपये सैलरी मिली, खुश हुए? नहीं बेटा, इतने में संतुष्ट नहीं होना, आप अरबों कमाइएगा। ठीक, तो मान लीजिए आपको 32,000 रुपये सैलरी मिलती है। अब आपके पड़ोस में कोई एक गरीब महिला है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, मतलब एक दीन दुखियारी कह लो। आप द्रवित हुए उसकी हालत देख के, ये सोचा कि यार मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ। तो आपने रेगुलर बेस पर अपने उस 32,000 रुपये में से 2,000 रुपये हर महीने उस महिला को देने शुरू कर दिए। आप टैक्स कितने पर दोगे? 32,000 पर कि 30,000 पर? इनकम टैक्स वालों की आंखें नहीं हैं, दिल नहीं है, कलेजा नहीं है उनके पास। आप सोच रहे हो ना कि उसको 2,000 दे रहा हूँ, अच्छी बात है कि बुरी बात है? देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, ये नैतिक मूल्य हैं। लेकिन इनकम टैक्स कहता है आपने कमाया है 32,000 ना, वो 2,000 रुपये तुम ले जाओ चूल्हे में लगा दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तुम उस महिला को दो ना दो, मैंने कहा था देने के लिए क्या? इनकम टैक्स 32,000 पर लगेगा, आपके वो 2,000 रुपये की छूट नहीं मिलेगी। उसे आय का प्रयोग कहते हैं। मतलब आपकी कोई आय हुई और आपने अपनी इच्छा अनुसार उस पैसे का प्रयोग किया है, तो उस पर आपको टैक्स देना होगा। ठीक, आप पूरे 32,000 पे टैक्स देंगे, ना कि 30,000 पे। बात बदलते हैं। कोरोना आ गया। जब कोरोना आ गया तो जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनको सरकारी वेतन मिलता है, अभी कुछ समय पहले सन 2000 के आसपास सुनामी आई थी, सुनामी आ गई तो जितने सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति थे उनके खाते से कुछ पैसे काट लिए गए। 1,000 के आसपास काटे गए, कोरोना में भी काटे गए हैं। तो जब ऐसा हुआ तो जितने लोगों के पास से पैसे काट लिए गए, वेतन से पैसे काट लिए गए, उन्होंने कहा था क्या मेरे पैसे इतने काट लीजिए? नहीं कहा था। वो अनिवार्य रूप से काट लिए गए। जब वो अनिवार्य रूप से काट लिए गए तो वो उस पर टैक्स देंगे कि नहीं देंगे? वो उस पर टैक्स नहीं देंगे। उसे आय का परिवर्तन कहते हैं। ध्यान देना, उसे आय का परिवर्तन कहेंगे, चेंज ऑफ इनकम। और वो क्या था? यूजेज ऑफ इनकम। भला दोनों ही जगह पे कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी आय का कोई ऐसा अनिवार्य हिस्सा जो आपको मिलने वाला था, लेकिन इनकम टैक्स ने कुछ ऐसे नियम बनाए या सरकार ने कुछ ऐसी बातें की, अनिवार्य रूप से आपके पास से मोड़ दी गई। ध्यान देना, अनिवार्य रूप से आपके पास से मोड़ दी गई, तब उसे आय का परिवर्तन कहते हैं। मतलब उतना पैसा आपको मिला ही नहीं तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। ठीक, उस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा, अन्यथा आपको उस पर टैक्स देना होगा जो अपनी इच्छा से आप खर्च करते हो। तो आय के परिवर्तन पे कर नहीं लगता और आय के प्रयोग पे कर लगता है। ठीक, आय का परिवर्तन किसे कहेंगे? जब हमारी आय का कोई ऐसा हिस्सा जो अनिवार्य रूप से किसी दूसरी ओर मोड़ दिया जाए, जिस पर टैक्स जो हमें मिलता लेकिन मिला नहीं, किसी दूसरे के लिए मोड़ दिया गया, उसे ही कहा जाता है आय का परिवर्तन। ठीक बच्चों, कोई भी आय है या नहीं है, ये कब डिसाइड होगा? आय की प्राप्ति पर। आय की प्राप्ति पर ही निर्धारित हो जाएगा कि कोई भी आय है या नहीं है। ठीक, आय की प्राप्ति आय है या नहीं है, ये उसी समय डिसाइड हो जाएगा जिस समय वो आय मिलेगी। कैसे? मान लीजिए, थोड़े विवादित नियम हैं बच्चों। मान लीजिए कोई सचिन नाम का व्यक्ति है,
जी तेंदुलकर नहीं है, ये हमारे अपने सचिन है, सचिन शुक्ला। ठीक, तो मान लीजिए कोई सचिन शुक्ल नाम का व्यक्ति है, हमारी उनकी लड़ाई हो गई, ध्यान देना, लेकिन लड़ाई होने के पहले कुछ हमारे संबंध हुए। कैसे, सोचिएगा। तो मान लीजिए हमारे सचिन और हमारे बीच में एक लेन देन होना था। मैंने कहा कि मैं अपना मोबाइल बेचना चाह रहा हूँ, ध्यान देना, मैंने कहा मैं अपना मोबाइल बेचना चाह रहा हूँ। और मैंने जब कहा मैं अपना मोबाइल बेचना चाह रहा हूँ, सचिन कहें कितने में? मैंने कहा 10,000 में दूंगा यार। सचिन ने क्या काम किया, 2,000 रुपये निकाले और मुझे दे दिए। अब वो 2,000 रुपये मेरे लिए आय है कि नहीं है? नहीं है, कारण अभी विक्रय संविदा नहीं हुई, अभी हमारा विक्रय संविदा नहीं हुआ है, वो 2,000 हमारे लिए इनकम नहीं है। 1 महीने बीता या 2 महीने बीता, अब मैंने सचिन को मोबाइल फ़ोन देने से मना कर दिया। मैंने कहा भाई सचिन, मैं मोबाइल दे नहीं पाऊँगा। सचिन कहें 2,000 रुपये वह दे दा, जो हमने आपको दिया है वो 2,000 वापस कर दो। कौन से रुपए? मैं पलट गया। अब सचिन सारे प्रयास करना शुरू किए कि वो 2,000 रुपया मुझे मिले। भाई दिया है उसने, वो 2,000 हमसे मांगेगा, मैं नहीं दे रहा। जब मैंने उसको पैसे नहीं दिए, उसने हर प्रकार से प्रयास किया और उसको पैसे नहीं मिले। अब वो 2,000 रुपये मेरे लिए क्या हो गई? हुई ना इनकम। लेकिन अब जब वो 2,000 मेरे लिए इनकम हुई तो उस पर मैं टैक्स दूंगा कि नहीं दूंगा? वो जिस दिन प्राप्त हुई थी उस दिन मेरे लिए आय नहीं थी, तो आज भी मेरे लिए आय नहीं है, तो आयकर तो उस पर नहीं लगेगा। ठीक, तो कोई भी आय है या नहीं है, ये किस दिन निर्धारित होगा? ये उसी दिन निर्धारित होगा जिस दिन वो आय प्राप्त होगी। बाद में अगर उसका रूप बदल जाता है, रूप बदल जाने की वजह से उस पर कोई परिवर्तन हो जाता है, तो हम उसे आय नहीं मानेंगे। ठीक, तो कोई भी आय है कि नहीं है, ये कब निर्धारित होगा? जिस दिन वो आय प्राप्त होगी। कंफर्म? विवादास्पद आय किसे कहते हैं? डिस्प्यूट इनकम, विवादास्पद आय। विवादास्पद आय कोई ऐसी आय जिस पे झगड़ा झंझट हो भैया, बचिएगा, झगड़ा झंझट ना करिएगा। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी आय है, मैं कह रहा हूँ मेरी है, तुम कह रहे हो मेरी है, मैं कह रहा ना मेरी ना तेरी है, अब बताओ किसकी है? मतलब ये उस पर टैक्स कौन देगा? इनकम टैक्स वाले तो भी आएंगे, बताएंगे बता मेरे भाई किसकी है, कौन टैक्स देगा? मुद्दा ये है। तो कहानी ये है कि अगर कोई विवादास्पद आय हो जिस पे दोनों लोग दावा ठोक रहे हों, जैसे एक व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कोई एक व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है और मेरे अपने राजेंद्र उस पर ये कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है गुरु, मैं कह रहा हूँ मेरी है। अब हम दोनों एक ही बात को लेके अड़े हैं, तो इनकम टैक्स किससे इनकम टैक्स लेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किससे इनकम टैक्स लेगा? वहाँ पे ये देखा जाएगा वो संपत्ति जिस व्यक्ति के कब्ज़े में होगी वही व्यक्ति उस पर कर देगा। ठीक, मतलब ये नियम बनता है कि अगर कोई 2 व्यक्ति एक ही बात पर दावा ठोक रहे हों तो दावा ठोकने मात्र से ही वो कर नहीं देंगे। मान लीजिए मेरे बड़े भाई ने मुझसे कोई संपत्ति ले ली और मैं उसकी कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं उसकी कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरा भी हिस्सा इसमें बनता है। तो जब मैं कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ उस पर इनकम टैक्स आया तो मेरा भाई कहेगा ये देखो जाओ दिग्विजय से लो, वो कानूनी लड़ाई कह रहे हैं कि मैं लड़ रहा हूँ, उनसे पैसे लो, और जबकि यूज में किसके है? मेरे बड़े भाई के, तो उस पर टैक्स कौन देगा? मेरा बड़ा भाई देगा। तो विवादास्पद आय का नियम क्या होता है? विवादास्पद आय पर कर कौन देता है? वही व्यक्ति कर देगा जिसके पास वो होगी। मतलब ये जो उसका लाभकारी स्वामित्व होगा, जो उस संपत्ति का लाभ ले रहा होगा, वही उस पर कर देगा। और मान लो मेरी कोई संपत्ति है और उस पर स्टे लग गया, ना मेरे काम में ना आपके काम में, बीच में पड़ी है, तब उस पर भी मैं टैक्स नहीं दूंगा, क्योंकि बेशक वो मेरे नाम पर है लेकिन मुझे उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, फिर मैं उस पर टैक्स नहीं दूंगा। गुजारा भत्ता किसे कहता है? सिन मनी, गुजारा भत्ता।
गुजारा भत्ता। मोहम्मद सामी का नाम सुना है? सुना होगा। हमारे देश का एक होनहार क्रिकेटर, ठीक। उसकी पत्नी हसीन जहां का नाम सुना है? जी सुना होगा। हसीन जहां ने अभी मोहम्मद सामी के ऊपर मुकदमा किया हुआ है तलाक देने के लिए। कहा मैं आपसे तलाक चाहिए, दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। बिल गेट्स का तलाक हुआ, दुनिया का सबसे महंगा तलाक, ठीक। मतलब जब कभी किसी पति के पास कोई प्रॉपर्टी हो और वो अपनी पत्नी को छोड़ रहा हो तो उसे पत्नी को गुजारे भत्ते के तौर पर कुछ पैसे देने पड़ते हैं। ऋतिक रोशन का तलाक हुआ, उन्होंने भी अपनी पत्नी को 400 करोड़ से ज़्यादा दिया है, सुजैन खान को, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को छोड़ता है तो कुछ पैसे उसके लिए देने पड़ते हैं ताकि वो आने वाला अपना जीवन बेहतर तरीके से बिता सके। मुद्दा ये नहीं है कि पति पत्नी के लिए पैसे देगा, मुद्दा ये है वो पत्नी के लिए आय होगी कि नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, आपको इनकम टैक्स का एक धड़कता हुआ नियम बता रहा हूँ। गुजारा भत्ता को आय नहीं माना जाता, गुजारा भत्ता को आय नहीं माना जाता। इनकम टैक्स कहता है ये तो उतना ही दिया जाता है जितने से वो अपना जीवन यापन कर सके। जब उतना ही दिया जाता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता। मतलब गुजारे भत्ते पर कहीं कोई उसे आय माना ही नहीं जाता और उस पर कर नहीं लगता। दान या धर्मादा पे क्या होगा? दान या धर्मादा, अगर किसी व्यक्ति को कोई दान आदि मिलता है तो दान को भी आय नहीं माना जाता, ठीक। जिस व्यक्ति को दान मिलता है उसके लिए तो आय नहीं मानी जाती, लेकिन जो दान देता है वो उस पर ज़रूर टैक्स देगा। हाँ, अगर कुछ अनिवार्य कहे गए हैं जिस पर वो देना है, मान लीजिए जैसे सरकार की तरफ से कुछ ऑथराइज्ड हैं, अगर उस पर आप दान देते हो तो वहाँ पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। बाकी आपको दान धर्मादा आदि पे भी टैक्स देना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमने आपको आय के लक्षण गिनाए। एक रिमाइंडर के तौर पर जान लीजिए, आय निश्चित साधनों से प्राप्त होनी चाहिए, आय बाहर से प्राप्त होनी चाहिए, बचत आय नहीं होती है, ठीक। आय के परिवर्तन और प्रयोग में अंतर है। परिवर्तन पे टैक्स नहीं लगता और प्रयोग पे टैक्स लगता है। कोई भी आय है या नहीं है, ये उसी दिन तय होगा जिस दिन वो आय प्राप्त होगी, ठीक। फिर आगे ये कहा गया आय मौद्रिक या अमौद्रिक भी हो सकती है, आय निश्चित या अनिश्चित भी हो सकती है। फिर ये कहा गया विवादास्पद आय पे टैक्स कौन देगा? तो विवादास्पद आय पे टैक्स वही देगा जिसके कब्जे में होगी, ठीक। और अंत में आपने ये जाना गुजारा भत्ता, सिन मनी, गुजारा भत्ता को आय नहीं माना जाता और उस पर टैक्स नहीं लगता। अब हम आते हैं अपने उस क्वेश्चन पे। इनकम टैक्स ये कहता है आय, जब भी क्वेश्चन आए कि आय कर आय पर लगने वाला कर है, प्राप्ति पर नहीं, तो प्यारे बच्चों आय कहते किसे हैं? कोई ऐसी कमाई जो हमने कमा तो ली है लेकिन अभी तक हमें मिली नहीं है, कोई ऐसी कमाई जो हमने कमा तो ली है लेकिन हमें मिली नहीं है। तो जैसे मैं आपको पढ़ाऊं, आपसे फीस मिलनी हो और अभी तक मिली ना हो तो वो अर्जित हो गई है लेकिन प्राप्त नहीं है, तो इनकम टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा। जैसे कोई आप आपके घर के या पड़ोस के कोई व्यक्ति प्राइमरी के टीचर हों और वो कहते हों कि 3 महीने से वेतन नहीं मिला, 4 महीने से वेतन नहीं मिला, तो क्या उस पर टैक्स देना होगा कि नहीं देना होगा? देना होगा, क्योंकि वो आपके नाम पे ड्यू है, आपके नाम पे ड्यू है तो आपको उस पर टैक्स देना होगा, चाहे वो आपको मिले या ना मिले, मतलब बाद में मिलेगा तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो यही कहा जाता है आयकर आय पर लगता है। और आय कब कंप्लीट होती है? जितना मिल चुकी है और जितना हमने कमाया है, दोनों। मतलब कोई ऐसी आय जो हमने कमा तो लिया है लेकिन हमें प्राप्त नहीं हुई है, उसे कहा जाएगा अर्जित। कोई ऐसी आय जो हमने कमा लिया है लेकिन हमें मिली नहीं है, उसे कहा जाएगा अर्जित है, एकर्ड है। और कोई ऐसी आय जो हमें मिल चुकी है तो हमारी प्राप्ति कहलाती है। तो इनकम टैक्स किस पे लगता है? दोनों पे लगता है, चाहे अर्जित हो और चाहे प्राप्त हो। अर्जित है मतलब मिलनी है, मिलेगी,
कब मिलेगी ये नहीं पता, उस पर हमें टैक्स देना होगा। मतलब किसी को अगर सामान उधार बेच दिए हैं तो अभी पैसे मिलते नहीं हैं, लेकिन हमें उस पर टैक्स देना होगा। ठीक, तो आय कर आय पर लगता है, तो आप वहाँ एक्सप्लेन पूरा करेंगे, आय के लक्षण बताएंगे, और आय के लक्षण बताने के बाद आपको ये बताना होगा कि आयकर आय पे लगता है और आय कब पूरी होती है। प्राप्त की गई आय और अर्जित आय, अर्जित और प्राप्त दोनों जोड़ देंगे, उस पर टैक्स लगता है। ठीक बच्चों, तो आज आपको ये क्लास कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा, और आप ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और हाँ, शेयर भी करिए। प्यारे बच्चों, आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। ये कुछ वीडियो ऐसे हैं जो पब्लिक हुए हैं, बाकी हमारे यहाँ पेड क्लास चलती है। और पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9984358237 पर व्हाट्सएप करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक, और हम ये दावा करते हैं आपको हम सबसे बेहतर और उस भाषा में देंगे जो आपकी समझ में आए। अगर हमसे बेहतर कोई देता है तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक, तो ये इतनी बात ज़रूर याद रखना, आपकी पढ़ाई रुकने ना पाए। कोई आपके लिए इतना प्रयास कर रहा है, आप ऑफलाइन पढ़ाई पढ़ते हो तो फीस देकर पढ़ते हो। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप एक निश्चित शुल्क का भुगतान करिए और हमसे रेगुलर वीडियोस प्राप्त करिए। तो चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।